सारे नॉवेल्स जो भी आपने लिखे हैं, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज के अलावा, उनमें से आपका फेवरेट कोई सा है? मेरी एक सर्जनार परिभाषा एक किताब है जो कि कैसे राइटर बनना है। अच्छा। उसमें मेरा 10 चैप्टर है। 10। अच्छा, आपका एक पॉपुलर नॉवल है हम्म। जिसका नाम है जिगोलो, और मैं ये कहूँगा कि ये वर्ड जो है आज भी बहुत सारे लोग इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे। ये क्या है? पुरुष वेश्या पुरुषवेश। कहा जाए, हाँ। राइट, मैं भी ये समझा। उड़िया में तो क्या, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। देहजीवी, पुरुष देहजीवी। देहजीवी, हाँ। यस। तो जोक साहब, आपने एक नॉवल लिखा, वैलेंटाइन। ये भी बहुत बहुचर्चित रहा, पॉपुलर रहा। वैलेंटाइन आपने लिखा और खुद अकेले रहने का आपने शुरू कर दिया, अकेले रहने का निर्णय ले लिया। अकेले अकेले रहते हैं, अकेले का तो नहीं कहूँगी मैं अकेला कभी भी नहीं हूँ। एज ए राइटर मैं अकेली नहीं हूँ। एज ए सोसाइटी के अंदर में रहती हूँ तो मैं अकेले कभी भी नहीं हूँ। मैं सबके साथ में हूँ। कि कभी अपने लिए तो कभी गैरों के वास्ते, और बदल ही जाते हैं जिंदगी के रास्ते। और जिंदगी जीनी है इसलिए हम सफर हैं हम सब, कि कभी अपने लिए तो कभी गैरों के वास्ते, और बदल ही जाते हैं जिंदगी के रास्ते। और जिंदगी जीनी है इसलिए हम सफर हैं हम सब, नहीं तो तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे पहले पॉडकास्ट के पहले जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक बहुत नामी राइटर, डॉक्टर, एक पॉलिटिशियन जो उड़ीसा से आते हैं। उनको आज हमने पहली बार इनवाइट किया है, जिनका नाम है डॉक्टर सुनीति मुंड। आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें, अब तक की जर्नी, जो भी खट्टा मीठा सफ़र रहा, उसको लेकर हम आपस में बातें करेंगे, कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, भवानीपटना, आप जहाँ बोर्न बॉटअप हुए, वहाँ से आपके सफ़र की शुरुआत है। भवानीपटना से आपकी विधानसभा जो है कलहंडी लगती, राइट? भवानीपटना, कलहंडी, भुवनेश्वर, फिर दिल्ली। मेरे लिए जगहों का कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए भवानीपटना जैसा है, भुवनेश्वर भी वही है, दिल्ली भी वही है। विश्व के किसी भी कोने को ले जाओ, मेरे लिए सभी जगह सेम लगता है। पर जहाँ हाँ, मेरी पैदाइश से मैं भवानीपटना से हूँ। वहाँ से मेरा एजुकेशन पूरा कंप्लीट हुआ है, और प्रोफेशनली भी मैं वहाँ से सारे काम स्टार्ट कर चुके थे। फिर जब भुवनेश्वर आई और थोड़ा डेवलप वर्जन हुआ, जब दिल्ली आई और थोड़ा प्रोफेशनली फाइन हो रहा है। तो टाइम टू टाइम जैसे कि प्रोफेशन में और भी मैच्योरिटी आया है, तो मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरे पैशन को लेके मेरा जो भी सफ़र रहा है अभी तक, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आपने बहुत सारे नॉवेल्स, शॉर्ट पोएट्रीज, पोएम्स, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो जब आपने शुरुआत की अपने करियर की लिखने से, तो मन में क्या ख्याल आया लिखने को लेकर कि मैं ये लिखूं? ऐसा ऐसा क्यों ख्याल आया, और ये कैसे शुरुआत की आपने? से देखिए, लिखने का ये एक कला भी होता है, और एक गॉड गिफ्ट भी होता है, और प्रैक्टिस से भी होता है, मैं ऐसे मानती हूँ। क्योंकि समय के चलते मैंने लिटरेचर के ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च किया, और कैसे एक प्रैक्टिस करके भी कोई राइटर बन सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा हाई स्कूल लाइफ से ही लिखना स्टार्ट हुआ है। छोटे छोटे कविता मैं लिखती थी, और कविताओं के बाद प्ले लिखती थी मैं। फिर उसके बाद मैं रेडियो में भी आ गई। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, मैं ऑल इंडिया रेडियो भवानीपटना के लिटरेचर जो प्रोग्राम है मानसी, वो कर रही थी। तो ये सब मेरे इंटरेस्ट से ही जुड़ता गया। पर जब मैं समझने लगी कि हाँ, लिटरेचर होता है ऐसे, और वो जैसे कि मुझे, जैसे ही मेरी पब्लिश होता था मैगजीनों में, जो भी पाठक हैं उनसे फ़ोन आता था। और उस टाइम पे ज़्यादातर फ़ोन नहीं था, लेटर आता था, ठीक है। वो पोस्ट कार्ड का लेटर आता था, इंग्लैंड लेटर में भी आता था। तो उसको पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता था। कि फिर धीरे धीरे फिर और भी लिखने को वहीं से ही प्रोत्साहन मिला, मुझे पाठकों से ही प्रोत्साहन मिला है। और अब ये मानती हूँ मैं कि लिटरेचर सिर्फ सिर्फ भावनाओं का या कल्पना का
विषय नहीं है, ये सामाजिक एक नैतिक दायित्व है। तो अभी मैं इसको अपना नैतिक दायित्व समझती हूँ। सारे नॉवेल्स जो भी आपने लिखे हैं, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज के अलावा, उनमें से आपका फेवरेट कोई सा है जिसको आप कहो कि हाँ ये मेरा फेवरेट है? वैसे तो किसी भी लेखक के, है जिसने जो भी रचना की होती है, उसकी वो फेवरेट सारी ही होती हैं, बट फिर भी उसके अलावा। ये ऐसे एक बात हुआ कि एक माँ को जैसे पूछा जाता है कि आपकी सभी बच्चों में से सबसे प्यारा बच्चा कौन सा है, हाँ, तो मैं तो कहूँ कि मेरी सभी बुक्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों की तरह क्योंकि प्यारी हैं। हाँ, जैसे एक माँ को पूछा जाता है कि आपके सभी बच्चों में से कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, तो ये एक ऐसा सवाल हो गया। फिर भी आप जब सवाल किए हैं तो एक बात ज़रूर कहूँगी कि मेरी एक सर्जनार परिभाषा एक किताब है, जो कि कैसे राइटर बनना है। उसमें मेरा 10 चैप्टर है। 10 चैप्टरों में कैसे शब्दों को पिरोना है, कैसे सेंटेंस को लिखना है, कैसे भावनाओं को पकड़ना है, सपनों को किस तरह से रूप देना है, ठीक है, उसको कविता में ढालो, कहानी में करो, या उपन्यास करो, या प्ले बनाओ, नाटक बनाओ। तो ये सब चीज़ को वहीं पर चैप्टराइजेशन किया गया है। और इसको मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। और मेरी एक दीक्षा नाम की एक मैगजीन है, दीक्षा उपन्यास, हाँ, उपन्यास पत्रिका है, मंथली है ये। तो उसमें उपन्यास के साथ एक पुराने एक राइटर की उपन्यास के साथ एक नए राइटर की कहानी को मैं स्थानित करती हूँ। वो जो नए जो कहानीकार हैं वो कहाँ से आते हैं? हम सोशल मीडिया में या फिर कोई फंक्शन वगैरह में, फेस्टिवल में मिलते हैं लोग, क्रिएटिविटी किसी के अंदर है, बस उस क्रिएटिविटी को मैं जब पकड़ लेती हूँ, उसको वहीं पे उसको बढ़ावा देती हूँ कि भाई कैसे इसको डेवलप करना है। इस तरह से हमने 14 मंथ में 14 राइटर को क्रिएट। अच्छा, आपका एक पॉपुलर नॉवल है जिसका नाम है जिगोलो। अच्छा। हाँ, ये 3 एडिशन अच्छा, निकल हाँ। चुका है। और मैं ये कहूँगा कि ये वर्ड जो है, आज भी बहुत सारे लोग इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे, ये क्या है। तो जिगोलो आपने लिखा, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? पुरुष वेश्या पुरुष कहा वैश्य, जाए, या राइट, मैं भी यही समझा। और उड़िया में तो क्या, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। देहजीवी, पुरुष देहजीवी। देहजीवी, हाँ। यस। तो जिगोलो आपने लिखा, ये प्रेरणा या ये चीज़ कहाँ से मन में आई कि इस विषय के ऊपर अ, लिखा जाए? एक्चुअली बिकॉज 2000, सॉरी, हाँ। कि बहुत सारे लोग इस बारे में जानते ही नहीं, एक मिथ समझते हैं कि ऐसा कुछ है समाज में। फिर भी आपने उसके ऊपर एक किताब लिखी, पूरा नोवेल लिखा, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? 2011 में एक्चुअली बहुत सारे टीवी चैनलों में मैं एज ए एक्सपर्ट जाती थी। सोशल इशू के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते थे उड़ीसा लाइव, में, उड़िया। उड़ीसा में लाइव प्रोग्राम में बैठती थी एक्सपर्ट के हिसाब से। तो उस टाइम पे भुवनेश्वर की जो मालीशाही हैं वो उच्छेद किया गया था। मालीशाही मतलब? मालीशाही मतलब वहीं पे ये जो रेड वेश्या, रेड हाँ, लाइट एरिया। रेड लाइट रेड एरिया। लाइट एरिया। तो वो जो लोगों को टाउन के बाहर शिफ्ट किया गया था, भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से। तो उस टाइम पे जितने भी चैनलों पे मैं उस टाइम पे जा रही थी एज ए एक्सपर्ट सोशल इशू को लेके, तो बात करते करते यही टॉपिक आता था। और इस टॉपिक में जब बेस्या बोला जाता था तो फीमेल को ही समझते हैं सब। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि बेस्या बोलने से सिर्फ फीमेल को ही क्यों समझा जाता है, मेल भी होंगे, तो ये पुरुष वेश्या को क्या कहते हैं? पुरुष वेश्या को जिगोलो, ये शब्द मुझे मिला 3 साल के बाद। अच्छा। फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया था मेरे दिमाग में, पर 3 साल के बाद जब मुझे ये शब्द मिला, जब मुझे फिलहाल जिगोलो एक इंग्लिश वर्ड है, इट्स इंग्लिश वर्ड, हाँ, राइट। पर इसे इंग्लिश वर्ड होते हुए भी मैंने इसको ही नाम रखा, उपन्यास का नाम। और ये उपन्यास में जो कैरेक्टर को मैंने लिया है, रॉकी कैरेक्टर, उसको मैंने इस प्रोफेशन में लेके फिर उसको एकेडमिक्सियन बनाया है। जबकि एक जिगोलो प्रोफेशन में आके ग्लैमर दुनिया में चले जाते हैं, मैंने उसको ग्लैमर दुनिया में नहीं लिया, इसको मैंने एकेडमिक्सियन बनाया। उड़ीसा की एकेडमी के साथ फॉरेन कंट्री की एकेडमी का एक कोलाबोरेशन, जॉइंट वेंचर। हाँ, और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, उड़ीसा में एजुकेशन सिस्टम को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सब के ऊपर मैंने वहीं पर मेन फोकस में डाली। तो ये एक मॉडर्न टॉपिक लेंगे तब जाके यूथ पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूथ मेरा टारगेट है। तो मुझे यूथ को पकड़ना है मेरे लिटरेचर के जरिए। तो यूथ को पकड़ने के लिए एक मॉडर्न टॉपिक लेना है और मॉडर्न टॉपिक के जरिए सोसाइटी को एक मैसेज देना है, यही मेरा है। बहुत अच्छा, इट्स गुड थॉट। डॉक्टर साहब, आपने एक नॉवल लिखा, वैलेंटाइन।
ये भी बहुत बहुचर्चित रहा, पॉपुलर रहा। वैलेंटाइन आपने लिखा और खुद अकेले रहने का आपने शुरू कर दिया, अकेले रहने का निर्णय ले लिया। आपके ये तो एक सवाल में दो सवाल दो छिपा है। सवाल हैं यस। कि आपने एक रोमांटिज्म पे या रोमांटिक नॉवल लिखा है वैलेंटाइन, और खुद अकेले रहते हैं, तो इस चीज को क्या समझा जाए? इसका जवाब क्या देंगी सुनीत? अकेले अकेले रहते हैं, अकेले का तो नहीं कहूँगी मैं अकेला कभी भी नहीं हूँ। एज ए राइटर मैं अकेली नहीं हूँ, एज ए सोसाइटी के अंदर में रहती हूँ तो मैं अकेले कभी भी नहीं हूँ, मैं सबके साथ में हूँ। सेकंड बात आया कि ये वैलेंटाइन नोवेल, मैंने आपकी पहले सवाल की इससे पहले सवाल के जवाब में यही कहा था कि मैं यूथ को टारगेट करती हूँ। तो वैलेंटाइन भी एक यूथ को ही टारगेट किया गया है। तो वैलेंटाइन डे में दो लड़के लड़कियाँ मिलते हैं और उसके 4 महीने के बाद उन दोनों का शादी होता है। ये जो 4 महीने का पीरियड है, यही चीज़ को मैंने उस उपन्यास में ढाला है। तो उस टाइम पे ये 4 महीने में क्या बात होगा इन दोनों में, नए नए मिलना हुआ है और शादी तक गया है। और उसी में भी मैंने एंडिंग ये किया है, उन दोनों का जब शादी होता है तो फर्स्ट नाइट में लड़के के मुंह में ये कहलाया मैंने कि जब तक इस रिलेशनशिप में प्यार है तब तक रहेगा, दिखावा वाला लाइफ हम लीड नहीं करेंगे। शादी करके भी, शादी के बाद भी जो एक दिखावा वाला लाइफ लीड करते हैं, भले ही प्यार ना हो, इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ मेरे खुद के लाइफ में। और वही चीज़ जो एक राइटर खुद जो जैसे देखता है, जैसे सोचता है, उसका विचार कैसा है, वो सारा चीज़ रिफ्लेक्ट होता है उसके लिटरेचर के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये चीज़ है कि जो कोई भी रिलेशन में अगर प्यार नहीं है तो वो ज़बरदस्ती वो रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और सॉरी टू इंटरप्ट हाँ, अगेन, वो जबरदस्ती बढ़ भी नहीं पाता है, कोई भी चीज पर जबरदस्ती बढ़ाते का भी हैं। नहीं बढ़ा। हिंदुस्तान में आप देखो, हमारी भारतीय संस्कृति में जैसे कि निभाना होता है, ज़बरदस्ती भले ही हो, मन ना हो, फिर भी निभाते हैं लोग। बट डॉक्टर साहब, आई थिंक मैं ये कहूँगा वो टाइम अब चला गया है। जो अभी जनरेशन है वो जबरदस्ती नहीं निभाती है। नहीं, अभी भी हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे सोशल टाबूस अभी भी हैं। अभी भी परिवारों में आप वो सब सोशल टाबूस के अंदर हैं, लोग नहीं निकल पाए वहीं से। तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है कि हमारा ये जो विचार की शुद्धिकरण यही होना चाहिए, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो समझना चाहिए। पर इंसान का क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं और बस एक चीज़ को निभाना होता है। क्यों निभाना होता है? कि हमको दिखाना होता है। भाई हम किसको दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, बट उसके बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। एक सामाजिक मापदंड हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, कुछ मजबूरियाँ हो सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी इंसान। जी। और ये तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि लोग एक छत के नीचे भी रह के बहुत दूर होते हैं, और हाँ बहुत दूर सोकर भी एक साथ रहते हैं लोग। हाँ, होते तो हैं। ये तो आप रिश्ते का। जानते होंगे इनको, खलील जिब्रान। खलील जिब्रान वो रहते थे अमेरिका में, और उनकी जो प्रेमिका थी वो रहती थी इजिप्ट में। दोनों में कभी मिलना हुआ नहीं है, पर प्यार हुआ, एक दूसरे के लिए डेडिकेट हो गए जिंदगी भर के लिए। तो प्यार वही होता है, प्यार आगे बढ़ने देता है। जो चीज़ मैंने वैलेंटाइन में भी वही चीज़ मैंने एक लिखा है कि प्यार वो होता है जो आगे बढ़ने देता है, बिगाड़ता नहीं है, प्यार बनाता है। और जहाँ बन रहा है जो रिश्ते में एक दूसरे को वो बना रहे हैं, तब जानना कि ये रिश्ता में प्यार है। मैं ऐसे समझती हूँ। भगवान में विश्वास रखते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, रखती हूँ। स्पिरिचुअल हैं आप? हाँ अभी कुछ दिन पहले आपने अपने पूरे हेड को शेव करा के पूरे बालों को दान कर दिया था कुंभ में। हाँ, कुंभ मेला प्रयागराज में मुंडन हुई थी। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? जीवन देखिए एक आध्यात्मिक आधारशील होना चाहिए। एक आध्यात्मिकता के ऊपर अगर जीवन खड़ा है तो वो एक डिसिप्लिन के अंदर रहता है और सकारात्मक रहता है, और वही आपका मार्गदर्शक बन जाता है। इंसान को अपना लक्ष्य मिलता है, दिशा मिलता है और स्थिरता मिलता है। तो आध्यात्मिकता जो कि इतना सारे चीज़ देता है और हमारा इनर क्वालिटी को भी डेवलप करता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें, आध्यात्मिकता मतलब कौन किस तरह से देखते हैं उसको। आध्यात्म में देखिए, हमारा अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि, ये दोनों को ये
बैलेंस करना, बैलेंस बैलेंस करता करना। है। तो इस चीज़ को जब हम समझ जाते हैं, हमारा आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, मन, शरीर, चिंता, विचार, सब कुछ को ये बैलेंस कर देता है। तो जो एक आध्यात्मिकता, एक शब्द जिसमें आप ढल जाते हो, तो इतनी सारी चीज़ को प्रॉपर ले लेता है। तो इसको आधारशील बनाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि बैलेंस इज द मेन थिंग। किसी भी चीज़ को लेकर बैलेंस पे ही सब कुछ रुका है, सब कुछ टिका है। इवन ये पृथ्वी, ये पूरा वातावरण, पूरा नेचर, सब बैलेंस पे है। तो लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदायक होती है, दुखदायी भी होती है। पॉलिटिक्स में आने के बाद कैसा फील हुआ इंटरनल, जब आप घुसे पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो कैसा महसूस हुआ कि आपका जो पुराना प्रोफेशन है या पेशेंस जो भी है, आपका जो राइटिंग स्किल है, वो ज़्यादा अच्छा लगा या पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छी लगी? देखिए, पहली बात है कि मैं कोई भी चीज़ को किसी से भी कंपेयर नहीं करती हूँ। हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है। और साहित्य और राजनीति ये दोनों मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन नहीं है ये मेरा। ये दोनों के दोनों दोनों। ही मेरे पैशन हैं, ठीक है। मेरी शौक से मैं करती हूँ। प्रोफेशन मेरा अलग रहा है हमेशा। मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ और पब्लिशर हूँ। बुक बिजनेस है मेरी। और टाइम टू टाइम बहुत चीज़ें, इवेंट का भी हुआ है। इवेंट बहुत, लिटरेचर फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल सब किए हैं। पर ये जो पैशन मुझे अच्छा लगता है, बस एक जुनून है, कर रहे हैं। और राजनीति में अच्छा फील हुआ। आने के तुरंत बाद भी मुझे टिकट भी मिल गया था और एक चुनाव भी लड़ चुकी हूँ। चुनाव लड़ने के टाइम पे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हुआ और लोगों से जिस तरह से मिलते थे पहले, बाद में वो सब और भी गहराई में उतरे और अच्छा लगा। और राजनीति में और नज़दीक से देखने को मिलता है लोगों को, समाज को, नीतियों को, सत्ता को, व्यवस्था को। अच्छाई बुराई दोनों को। सब कुछ होता है, बस हम कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं या कर नहीं पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों प्रोफेशंस में से, दोनों पैशंस में से जो आप बोल रहे हैं, फेवरेट कौन सा है? देखिए, लिटरेचर तो मैं तो एक लेखक का परिचय को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। खून में बहता है। हाँ, एक लेखक देखिए, वो शरीर त्यागने के बाद भी वो जिंदा रहता है, लेखक। मैं ये समझता हूँ कि आज तो हमारे पास बहुत एसेट्स हैं चीज़ों को देखने के, समझने के। सिनेमा भी है, लेकिन सिनेमा से पहले जनता में किसी भी चीज़ को कहने का, उसको समझाने का सिर्फ यही एक तरीका था, कलम। सही कहा मैंने शायद? पहले तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया तो अभी आया, इससे पहले भी सिनेमा था। सिनेमा से पहले तो कलम के जरिए ही आप अपनी बात। आप और एक चीज़ देखे होंगे कि पहले लड़की की शादी में, बेटी की शादी में किताबें दिया जाता था, बुक्स दिया जाता था। हमारे उधर तो ये कल्चर है उड़ीसा में। और ज़्यादातर यही नोवेल, मैगजीन, नोवेल दिया जाता था, शॉर्ट स्टोरी, ये सब दिया जाता था। डॉक्टर सुनीति मोन अपने आप को एक पॉलिटिशियन समझती हैं, या जो भी आपका, जो भी टाइम रहा है पॉलिटिक्स में, उसमें अब आपको जनता का सेवक समझती हैं? देखो, ये पॉलिटिशियन शब्द से पता नहीं, मैं इतना ये नहीं आ पाती हूँ। पॉलिटिशियन में इतना खुद को नहीं मानती हूँ। हाँ, सेवक ही कहा जा सकता है। मैं लोगों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है और करती भी आई हूँ। मैं जैसे कि ऑफिशियली राजनीति में एक पार्टी के साथ जुड़ने से पहले भी मैं लोगों के लिए करती थी काम। वो मेरे साहित्य के जरिए हो या समाज सेवा के जरिए हो, कैसे भी हो मैं करती थी। अभी मेरी जितने भी आप बुक्स आप पढ़ो, सबके अंदर कुछ ना कुछ सोसाइटी को मैसेज है, कुछ वार्ता है, ठीक है। तो एक व्यवस्था को संवारने की, एक जो सोशल टाबूस हैं उससे कैसे दूर हटने की, यही सब बात रहता है। तो ये भी एक तरह का सेवा हुआ। तो मेरा हमेशा ये सेवा वाली रोल सही लगता है मुझे। आने वाली जनरेशन को, खास करके लड़कियों को, जो कुछ लिखना चाहती हैं या इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, डॉक्टर साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? हर टाइम पे कुछ ना कुछ मैसेज यूनिवर्स हमको देता है। तो मैं
वही सबको कहूँगी, सबके पास क्रिएटिविटी है, बस उसको पहचानना है। और ये सारे टाइम को कैसे हम अपने कलम से लिखें, या फिर उसको किस तरह से, आप म्यूजिक में हो या फिर उसको डांस में हो या फिर पेंटिंग में हो, कोई भी एक क्रिएटिविटी में उसको ढालो। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगी आपको। मेरी एक लॉन्ग पोइट्री है, ऑल दोज मॉर्निंग। यस, ये उड़िया में मैंने फर्स्ट लिखा था, जितने सबू सकाळ। बहुत साल पहले, करीब 28 साल पहले की बात है, मैं वृंदावन गई थी। वृंदावन में 10 दिन का मेरा रहना हुआ था, और लास्ट 9 डेज़ में मुझे जैसे कि घर वापस आने का टाइम पास आ गया, तो मुझे बहुत मन हुआ घर आने को। उस रात को मुझे नींद नहीं हुआ, सो नहीं पाई। वृंदावन से घर जाने का वापसी के टाइम पे मुझे नींद नहीं आया रात भर। और वहाँ पे बहुत बड़ा हॉल में भजन कीर्तन हो रहा था, मैं वहीं पे बैठ गई। सुबह सुबह 5 बजे की टाइम है, तो मेरी आंख लग गई है और मैं एकदम से पूरा मेडिटेशन में बैठ गई हूँ। और मुझे एक मेल वॉइस में सुनाई दिया कि तुम रुक जाओ, अच्छा, मत जाओ, तुम रुक जाओ। एकदम से मैं आंख खोली, दूर दूर तक देखा तो कोई भी नहीं है। तो वही जो एक शब्द, वही एक लाइन, रुक जाओ, ये मुझे छू गया कहीं ना कहीं। उसी को महसूस करके क्या बोलते हैं, इंसान के प्रेम में ईश्वरीय भावनाओं को मैंने लिया। ठीक है, इस ईश्वर और मानव, इन दोनों को मैं फील किया उस सुबह, और उसी के आधार पे मैंने लिखा। मैं अभी कह रही थी ना, हर एक टाइम आपको कुछ ना कुछ लिखने को प्रोत्साहित करता है, बस आप उसको समझना है, और किस तरह से आप लिखते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये कहूँगी अभी के युवाओं को कि आप अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की जो स्किल है उसको प्रैक्टिस करो, और भी साधना करो, उसको आगे बढ़ाओ, और जिसके पास जो भी स्किल है वो आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ कभी भी कुछ नए पैमाने पे आ जाएगा, जो किसी और को वो प्रेरणा देगा। आपका भी कुछ कविता हमने सुना है, आप भी सुना सकते हैं। कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो कुछ मेरी फेवरेट हैं, जिनमें कुछ मेरी हैं, कुछ किसी दूसरे लेखक शायर की हैं। कि लाइनें कुछ यूं हैं कि कभी अपने लिए तो कभी गैरों के वास्ते, और बदल ही जाते हैं जिंदगी के रास्ते, और जिंदगी जीनी है इसलिए हम सफ़र हैं हम सब। कि कभी अपने लिए तो कभी गैरों के वास्ते, और बदल ही जाते हैं जिंदगी के रास्ते, और जिंदगी जीनी है इसलिए हम सफ़र हैं हम सब, नहीं तो तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। डॉक्टर मुन, आपने, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ा है, आपने उड़िया में बहुत कुछ लिखा है, और यू आर द वेरी फेमस राइटर इन उड़ीसा। बावजूद उसके आपने जन सरोकार, एक आर्टिकल जो अभी एक किताब बन गया है, वो हिंदी में लिखा। उसका क्या कारण रहा? नहीं, ये है लोक सरोकार, एक मेरी कलम चल रहा है सनमार्ग न्यूज़पेपर में। ये 1 जनवरी से कंटिन्यूस एडिटोरियल पेज में एक एक लेख आ रहा है। इसमें लोकतंत्र, राजनीति और व्यवस्था, तो सत्ता को लेके सारे विषय हैं। ये विषय मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी के समय में लोकतंत्र कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो रहा है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल की ज़रूरत है। तो लोगों के अंदर सवाल आना चाहिए। तो कैसे सवाल करना है, सवाल क्या सवाल करना है, क्यों सवाल करना है। तो जब तक हम सवाल करेंगे तब तक लोकतंत्र जिंदा है। तो हमारा गणतंत्र राष्ट्र है। गणतंत्र राष्ट्र को बनाए रखने के लिए सवाल की ज़रूरत बहुत है। तो इसके ऊपर ही ये मेरी जन हिंदी में, सरोकार, हाँ, लोक सरोकार सॉरी, ये लोक है। सरोकार। लोक सरोकार, इसका अभी किताब भी बन रहा है, अभी 2-3 दिन में आ जाएगा किताब। और इसी आधार पे उड़िया में भी मेरा चल रहा है, उड़ीसा भास्कर करके एक न्यूज़पेपर है उड़ीसा में, वही वहीं पर भी हफ्ते में 2 दिन आ रहा है। और एक समालोचना करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक कलम अभी स्टार्ट होने वाला है मेरी, सहनशीलता के ऊपर। जी। तो सहनशीलता को आप कहेंगे तो कोई भी एक विषय समझ के लिख लेंगे, पर सहनशीलता, जब कोई चीज़ असहिष्णुता हो जाता है, असहिष्णु होने से बहुत सारे नुकसान होता है, सामने वाले का अपना भी होता है। तो इस टाइम को कैसे हैंडल करना है, इसको किस तरह से सकारात्मक लेना है, ये सब चीज़ों को लेके मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है, इस असहिष्णुता के, इनटॉलरेंस, इसके ऊपर। लोक सरोकार अलग है, और
ये असहिष्णुता अलग अलग है, सब्जेक्ट अच्छा है। ठीक तो है। ये दोनों ही मेरा हिंदी में चल रहा है। अच्छा, और मुझे ये, सिर्फ ये पता था कि लोक सरोकार सिर्फ आप हाँ, हिंदी में लोक लिख रहे हैं। सरोकार ऑलरेडी पब्लिश है ना, इसलिए आपको पता है अच्छा, ये। तो लेकिन जिस पर अब कलम चल रही है वो असहिष्णुता है जो, असहिष्णुता भी है। असहिष्णुता, ओके। दोनों ही चल रहा है, बराबर अभी चल रहा है। अभी तक 47 आर्टिकल में लिख चुकी हूँ लोक अच्छा, सरोकार में, और ये किताब बन के अभी आ रहा है।